प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी जैन आप लोगों का स्वागत करता हूं आरपी जैन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में स्थिति और विस्तार पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर जो कि है। आज हम लोग ये लास्ट वीडियो बनाएंगे। आज हम इस पर लास्ट वीडियो बनाएंगे विस्तार और स्थिति पर। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया था भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देश के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया है। उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में 2 वीडियो हाँ इंडियन ज्योग्राफी का पढ़ा, उसको आप देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। देखिए हम लोग हमारा जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित इंडियन ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है कुछ चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहला पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उसका नाम है, देखिए दोस्तों, सोनभद्रा। कौन सा स्टेट है? सोनभद्रा। सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चारों राज्यों के नाम। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए, ये मध्य प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है। बिहार से बाउंड्री शेयर करता है, और लास्ट में चौथा वाला आपका हो जाएगा झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है। तो इन चारों स्टेट से, जो आप चारों स्टेट देख रहे हैं, इन चारों स्टेट से सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, चारों राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, यूपी जो है कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर स्टेट पूछ लेता है कि कितने स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका सिंपल आंसर मैं आपको बता देता हूँ मेरे फ्रेंड्स। टोटल जो है 8 स्टेट, कितना? टोटल 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करता है। टोटल यहाँ पर 9 स्टेट हो जाते हैं मिलाकर। कौन कौन से हैं? यूपी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी आपको पता होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टोटल यहाँ पर 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री शेयर करता है। तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, एक और मैं बना देता हूँ, 8 हो गया। और एक जो होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसको भी मैं कल लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि उत्तर प्रदेश कौन कौन। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए एमपी से अलग हुआ है जो छत्तीसगढ़, तो एमपी और छत्तीसगढ़ बाउंड्री शेयर करता है। देखिए, मैं इसको लास्ट में लिखता हूं, इसको, ताकि थोड़ा सा क्लियर है। देखिए, मैं 4 स्टेट लास्ट का यहाँ पे, देखिए जो चारों आपको दिख रहे हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये चारों स्टेट कवर करते हैं, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। एमपी हो जाएगा, एमपी है। दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बिहार है, बिहार भी बाउंड्री शेयर करता है। और चौथा आपका झारखंड भी आपका क्या है? बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल 4 स्टेट हो गए, ठीक है। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो दिल्ली टोटली कितने हो गए? 5 हो गए। एक आपका यूनियन टेरिटरी जो है, दिल्ली भी बाउंड्री शेयर करता है, तो दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी में आता है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या टोटल 8 है। अभी मैं उसके लिए एक ट्रिक बना के लिखा देता हूँ उसको। अब देखिए कौन कौन से और बच रहे हैं। देखिए, यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिएगा, 1 नवंबर 2002, देखिए 1 नवंबर 2002 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद आता है 9 नवंबर को अलग हुआ था यूपी से उत्तराखंड। यूपी से कौन अलग हो गया था? उत्तराखंड हो गया था। इससे आप दोस्तों ऐसे याद कर लेंगे, देखिए 9 नवंबर डेट कभी भूल जाए तो याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश से 9 स्टेट टोटल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 9 नवंबर याद कर लीजिएगा, बाकी 2000 आ ही जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। उसके बाद एक है 15 नवंबर को भी यहाँ पर बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था। बिहार से कौन अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को यहाँ पर बिहार से अलग कर दिया गया था। किसको? झारखंड को। बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया था। इस प्रकार से इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये डेट एग्जैक्ट ही डेट पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये डेट पूछ लिया जाता है कि मतलब कब विभाजन हुआ था।
तो यहाँ पे एमपी से छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर 2000 सॉरी यहाँ पे देखिए 2000 बोलता हूँ लेकिन 2002 लिख दिया हूँ, गलत हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से बच रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड अलग हुआ था, यानी यूपी से अगर उत्तराखंड अलग हो रहा तो ये भी बाउंड्री शेयर कर रहा होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश मिल रहा होता है, तो हिमाचल प्रदेश भी कहीं ना कहीं बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद आता है हरियाणा, हरियाणा भी कहीं ना कहीं बाउंड्री शेयर कर रहा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा भी क्या है, बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद देखेंगे राजस्थान भी जो है बाउंड्री शेयर करेगा, तो राजस्थान भी क्या होता है, ये बाउंड्री शेयर करता है उत्तर प्रदेश से। और लास्ट में मैंने बताया था एक जो है लास्ट में दिल्ली है जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, दिल्ली भी बाउंड्री शेयर करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो कि यूनियन टेरिटरी में आता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, तो सोनभद्र से 4 जो है स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से टोटल कितने होते हैं, टोटल 9 स्टेट अगर मैं बात करूं तो ये 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, यानी टोटल 9 स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए सोनभद्र जिला की अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं ये पूछूं कि जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, बड़ा और छोटा आपको याद रखना है, बाकी और नहीं याद करना है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला और भारत का सबसे छोटा जिला से भी प्रश्न पूछता रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए इसको मैं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से इसको मैं बता देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो गुजरात का कच्छ जिला। कौन सा है? गुजरात का जो कच्छ जिला है, कहाँ का? गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है ये सबसे बड़ा जिला है। दृष्टिकोण अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ये भारत का सबसे बड़ा जिला है। अब इसका क्षेत्रफल भी आपको याद रखना है, क्षेत्रफल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा, 45,652 वर्ग किलोमीटर है, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं पर ये तो सबसे बड़ा जिला था, जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे बड़ा जिला था, सबसे बड़ा जिला। अगर वहीं सबसे छोटे जिला की बात की जाए, सबसे छोटा जिला जो है वो माहे है, माहे जो कि पुदुचेरी का भाग है और एक केरल में स्थित है। माहे जो किसका भाग है? पुदुचेरी का भाग है और एक केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरला स्टेट में स्थित है, केरल स्टेट में स्थित है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो पुदुचेरी है, जो पुदुचेरी स्टेट है जो कि यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, पुदुचेरी के लिए एक चीज़ याद करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पुदुचेरी जो है इस पर फ्रांस का अधीन था। इस पर किसका अधिकार था? फ्रांस का था। 1 नवंबर 1954 को भारत के अधीन हो जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। कब हुआ था? 1 नवंबर 1954 को ये भारत के अधीन आ जाता है, नहीं तो पुदुचेरी पहले 1 नवंबर 1954 के पहले फ्रांस के अधीन था। जो पुदुचेरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन कौन से राज्य जहाँ जहाँ पर फैला हुआ पुदुचेरी। पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये फ्रांस के अधीन था, फ्रांस के अधीन 1 नवंबर 1954 तक था, ठीक है। तो पुदुचेरी जो था 1 नवंबर 1954 तक के जो फ्रांस के अधीन था, उसके बाद जो भारत के अधीन हो गया था। अब देखिए कौन कौन से जो है मैं बात करूं कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश। आंध्रा, यहाँ पे DHRA हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा मैं इरेज करके सही से लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश है। दूसरा आपका है, पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा है पुदुचेरी, खुद ही है पुदुचेरी, और तीसरा है केरल। केरल में वही देखिए, केरला है, पुदुचेरी है और आंध्र प्रदेश है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो पुदुचेरी है, जो यूनियन टेरिटरी है, उसका जो विस्तार है कितने स्टेट में है,
तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा 3 स्टेट में इसका विस्तार है, 3 स्टेट में इसका विस्तार देखने को मिलता है। एक आंध्र प्रदेश है, दूसरा पुदुचेरी है, तीसरा जो है केरल है। अब देखेंगे जो आंध्र प्रदेश में है उस वाले भाग को एनम बोलते हैं, एनम, एमन नहीं, एनम बोलते हैं। जो पुदुचेरी वाले इलाके में है उसको हम लोग पुदुचेरी नाम देते हैं, पुदुचेरी, और साथ ही साथ उसका नाम कराईकल भी रखा गया है, कराईकल, कराईकल भी है, इसको भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर केरल वाला जो है, केरल वाले को यहाँ पर याद रखिएगा, इसको केरल वाले में जो है वो माहे है, माहे जो स्थित है केरल में स्थित है। और माहे मैंने बताया यही सबसे छोटा क्या है, जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यही है भारत का, और एक केवल 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद रखना है। मुझे आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ देखिए पुदुचेरी, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है और दूसरा तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। जो पुदुचेरी है ये तमिलनाडु में है। एक चीज़, हाँ स्टेट की अगर मैं बात करूँ, ये तमिलनाडु में फैला हुआ है। पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा तमिलनाडु है। देखिए तमिलनाडु के अंतर्गत ही पुदुचेरी आता है, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो तमिलनाडु है यहाँ पे, दूसरा तमिलनाडु है और बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पुदुचेरी, कराईकल और यहाँ पे केरल का माहे है। यही मैंने आपको बताने के लिए सारी चीज़ें बताया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके बाद जो पूछता है कि जो बाउंड्री शेयर होता है, जैसे भारत का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इसको इरेज करके फिर से बताता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उनके जो नाम रखे गए हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण 1947 को किया गया था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय किया गया था। ये जो बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ करता है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश के भी साथ बाउंड्री शेयर करता है। इंडिया और बांग्लादेश के साथ भी यही बाउंड्री शेयर करता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। ये 1947 में इसका निर्धारण किया गया था। दूसरा है मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन जो है 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। 1914 में निर्धारण किया गया था। ये जो इंडिया और चाइना का बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया और चाइना का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसका नाम आप बोल सकते हैं कि मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और तीसरा जो आपका है डुरंड लाइन। डुरंड लाइन 1800, यहाँ पे याद रखिएगा 1800 जो है 1896 में इसका निर्धारण किया गया था। और ये डुरंड लाइन जो है इंडिया, अफगानिस्तान और साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के मध्य जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भारत जो है अपने जो पड़ोसी देश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री के क्या नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 1947 में रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करता है। मैकमोहन जो है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री को शेयर करेगा। और डुरंड लाइन जो है इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में जो लाइन खींची गई है उसका नाम डुरंड लाइन रखा गया है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी वही जो लाइन रखा गया है डुरंड के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका जो है, इसके जो भारत देश है इसके समुद्र तटीय की बात करते हैं। समुद्र तट से संबंधित यहाँ पर एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है जिसे आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल ओशियन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जैसे हमारा इंडिया कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया यहाँ पे हमारा देश है, यहाँ पर जो तटीय वाले क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला होगा टेरिस्ट्रियल रीजन, दूसरा होता है कॉन्टिजियस जोन, तीसरा होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या क्या होता है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार किसी देश की जलीय सीमा की अगर मैं बात करूं तो इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इनके अनुसार जो समुद्री जलीय जो तट होते हैं, तटीय जो जल से लगे होते हैं, इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी देश के जो जलीय सीमा होते हैं, किसी भी देश के जलीय सीमा को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टेरिस्ट्रियल रीजन या जोन जो भी है। दूसरा है कॉन्टिजियस रीजन या जोन लिख देता हूँ। तीसरा होता है EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अब देखिए, इसका जो रेंज होता है ये 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक होता है, नॉटिकल मील तक होता है, किलोमीटर नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ये 12 नॉटिकल मील, यानी ये आधार तल से ही लिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे आधार तल से ही दिखाया गया है, आधार तल से लेकर यहाँ पर 24 नॉटिकल मील तक होता है। 24 नॉटिकल मील तक होता है आधार तल से। आधार तल इससे बोल सकते हैं आप लोग, जहाँ से हमारी जलीय सीमा की स्टार्टिंग पॉइंट है। और तीसरा होता है EEZ, ये जो है 200 नॉटिकल मील तक होता है। कितना तक होता है? 200 नॉटिकल मील तक होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको बांटा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला है टेरिस्ट्रियल रीजन, दूसरा है कॉन्टिजियस जोन, तीसरा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। देखिए टेरिस्ट्रियल रीजन का मतलब होता है प्रादेशिक जल सीमा, बोल सकते हैं इसे प्रादेशिक। दूसरा है संलग्न क्षेत्र है, और तीसरा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। हिंदी भी लिख लीजिए, हिंदी भी जरूरी है। आर्थिक अनन्य क्षेत्र होता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो 12 किलोमीटर तक होता है, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे भारत का यहाँ पे 12 नॉटिकल मील तक, इस पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार भारत देश का होगा। संपूर्ण अधिकार, कुछ भी हो, आयात करना हो, निर्यात करना हो, जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन होगा, संपूर्ण इस पर होगा। संपूर्ण अधिकार जो है उस देश का होगा जिस देश से जलीय सीमा सटा हुआ हो 12 नॉटिकल मील तक। तो संपूर्ण जो है अधिकार किसका होता है? जैसे भारत है तो भारत का जो पूरा 12 नॉटिकल मील तक पूरा अधिकार होता है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक, देखिए जो यहाँ पे दूरी दिख रही है 12 नॉटिकल मील तक, कोई भी काम होगा तो यहाँ पे भारत सरकार का संपूर्ण अधिकार होता है, कुछ भी कर सकती है इस रेंज में। दूसरा है कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन में क्या होता है, जिसको हम लोग संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो होगा 24 नॉटिकल की मील की दूरी तक इस क्षेत्र में भारत की साफ सफाई का काम हो गया। अगर साफ सफाई करवाना है, साफ सफाई का कार्य। सीमा शुल्क लेना होगा, सीमा शुल्क जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं, टैक्स ना, समुद्री जो टैक्स वगैरह लगते हैं, इन सब का कलेक्शन जो है कॉन्टिजियस यानी 24 नॉटिकल की मील तक किया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, जो भी, और वित्तीय अधिकार भी अगर कोई है तो वित्तीय अधिकार भी इसको यहाँ पर, वित्तीय अधिकार, ये कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहिए कि 24 नॉटिकल मील तक किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना चीज़ आपको अगर समझ में आ गई होगी। तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा हमारा है आर्थिक अनन्य क्षेत्र। अब आर्थिक अनन्य क्षेत्र क्या होता है? आधार तल से, यहाँ पे देख रहे होंगे आधार तल है, आधार तल से यहाँ तक आपका जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, यहाँ तक जो होता है, यहाँ पे क्या करता है भारत जो देश है, कोई भी अपना अनुसंधान केंद्र यहाँ पे लगा सकती है। क्या लगा सकती है? अनुसंधान केंद्र लगा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई जो है इस प्रकार, जैसे कोई खनिज संसाधन निकालना हुआ, पेट्रोलियम वगैरह हुआ, ठीक है, तो उस पर जो है रिसर्च यहाँ पर कर सकती है, यानी अनुसंधान कर सकती है। वही सारी चीज़ें मैंने लिख दिया, यहाँ पे अनुसंधान हो सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई द्वीप वगैरह, छोटे मोटे द्वीप इस रेंज में मिलते हैं तो नए द्वीप का निर्माण भी कर सकती है, नए द्वीप का निर्माण भी कर सकती है, नए द्वीप का निर्माण भी कर सकती है। ये भी एक
कार्य कर सकती है। पहला अनुसंधान का कार्य हुआ, जैसे कोई भी है पेट्रोलियम का हुआ या किसी और चीज़ का हुआ तो उसका कर सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन भी किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का क्या किया जाता है, विदोहन भी कर सकते हैं। वही चीज़ है जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम निकालना, जो भी और प्राकृतिक संसाधन उसमें मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी कर सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। संशोधन का विदोहन भी कर सकती है। इस प्रकार से आपका जो पहला चैप्टर है मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। तो आज के लिए बस इतना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बाकी अगला क्लास जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, जो कि मेरा चौथा वीडियो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर, कल से उसको कंटिन्यू करेंगे।